नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां 3 रोज़ कबल मैदान जंग बना हुआ था। ये कराची ईस्ट का इलाका है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी गोट। बुनियादी तौर पे ये गुलज़ार हिजरी है और ये स्कीम 33 है। स्कीम 33 कराची में बिल्डर्स का जन्नत है। यानी यहाँ खरबों रुपए का कारोबार होता है। ज़मीनों पे कब्ज़े, लैंड माफिया, पुलिस, मुख्तलिफ़ फोर्सेस यही काम करते रहते हैं यहाँ पे। ये पूरा गेम है। मैं असल में स्कीम 33 पे आज तो बात नहीं करना चाह रहा। मैं बुनियादी तौर पे बात करना चाह रहा हूँ अब्दुल्ला शाह गाज़ी गोट पे, जहाँ हफ्ते के रोज़ एक बहुत बड़ी फायरिंग हुई, शेलिंग हुआ, लोग ज़ख्मी हुए, ख़वातीन भी ज़ख्मी हुई और इलाका पूरा मैदान जंग बना रहा। अब उसमें इंकशाफात हुए हैं बहुत सारे। सबसे बड़ा इंकशाफ तो ये है कि ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को एतमाद में नहीं लिया गया था। ये मैं नहीं कह रहा, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट राजा तारिक चांडियो ने ख़ुद एक रिपोर्ट दी है वज़ीर आला सिंध के हुक्म पे, जिस रिपोर्ट पे अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को लाइल्म रखा गया। और लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक एक बहुत बड़ा बिल्डर है जिसका फ्रंट का बिल्डर जो है वो खालिद यूसुफ़ी है। वो कराची का बहुत बड़ा बिल्डर है। ये पूरी एक कमर्शियल पट्टी है। ये 5-7 अरब रुपए की ज़मीन है। यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने का प्लान है, क्योंकि इस तरफ और इस तरफ दोनों अतराफ़ पे बिल्डर्स की बिल्डिंग है, लेकिन बीच में गोट है। गोट की थोड़ी सी आबादी रोड से अंदर है। तो अब ये रोड की ज़मीन पे पूरा झगड़ा था। और ये बताया ये जा रहा है कि जनाब ये सिस्टम के थ्रू होता है। अब सिस्टम क्या है कोई ज़िक्र नहीं करता, इसका मैं आपको बताता हूँ। सिस्टम ये है कि कराची में ज़मीनों के जितने भी मामलात चल रहे हैं, जिसमें साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी के और सिंध हुकूमत के कई अहम लोग मुलविस हैं। कई अहम लोगों के ईमा पर ये सब कुछ होता है और फिर उनके डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं। हुक्म ऊपर से होता है जिसको सिस्टम कहा जाता है, और उस सिस्टम में फिर सारे अफसरान को शामिल किया जाता है। इसी में उस बड़े बिल्डर का नाम भी शामिल है, खालिद यूसुफ़ी का नाम भी शामिल है, और फिर उसके साथ साथ जो नीचे अफसरान आते हैं उनमें कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल हैं मोहम्मद अली शाह, उन पर पहले भी नेब में मुकदमात चले। मोहम्मद अली शाह उसमें मुलविस है। फिर उन्होंने सिस्टम बनाया। सिस्टम में जब डिप्टी कमिश्नर राजा तारिक चांडियो ने इनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा था कि यहाँ अगर झगड़ा होगा, हंगामा होगा, अमन अमान का मसला होगा, पहले ही यहाँ पे फसादात चल रहे थे, तो मैं नहीं करना चाह रहा। लेकिन उनके बगैर फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को, फिर असिस्टेंट कमिश्नर को, मुख्तियारकार, तप्पेदार, इन सारे लोगों को मिलाया गया। फिर पुलिस के लोगों को मुंतखब किया गया। DSP हैं चौधरी सुहेल फैज़, सोराब गोट के एक दूसरे DSP हैं, उनको मिलाया गया। फिर SHO जो है सच्चल थाना, औरंगज़ेब खट्टक और दीगर थानों के पुलिस को भी बुलाया गया। इन सब को सिस्टम कहा जाता है। उस सिस्टम ने हफ्ते के रोज़ यहाँ बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, जिस पे ख़िलाफ़ लोगों ने मज़ाहमत की। और वज़ीर आला सिंध उस दिन 7 में था। जब वज़ीर आला को पता चला, उन्होंने नोटिस लिया। सबसे पहले एडिशनल IG कराची जावेद आलम उड्डो ने नोटिस लिया, फिर वज़ीर आला ने नोटिस लिया, फिर इंक्वायरी शुरू हुई। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया, और जिन अफसरान का मैं कह रहा हूँ तकरीबन 8 अफसरान को सस्पेंड किया गया, और आज इंक्वायरी की रिपोर्ट पेश होनी है। देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन अब लोग अब तक भी एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों का ये कहना है, मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ पूरा इलाका भी देखा है। आइए मैं आपको वो, आप मेरे अकब में वो मनाजिर देख रहे होंगे कि ये 22 साल से ये गोट लीज़ है यहाँ पे। साबिक़ 22 साल से आबाद है। साबिक़ वज़ीर आला कायम अली शाह के दौर में लीज़ हुआ। फिर एक अदालत में मामला चला गया। अदालत ने एक स्टे आर्डर दिया, वो भी इनके हक़ में है। वो नोटिस भी आप देख रहे होंगे। तो ये सब कुछ होने के बावजूद ये ऑपरेशन हुआ। और ये ई ब्लॉक जो है, गाज़ी अब्दुल्ला शाह गोट का ई ब्लॉक, जहाँ इस वक्त कोई 110 फैमिलीज़ आबाद हैं, 110 घर हैं, वो उसको गिराने की कोशिश की गई। उसके फ्रंट पे ये मकान, अब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, कमर्शियल बिल्डिंग थी, 2-3 कमर्शियल बिल्डिंग्स थे, उनको तो गिराया गया, मुनहदम किया गया। लेकिन घर जो हैं वो अब तक बचे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने मज़ाहमत की। तो ये सारी सूरत हाल है। इस हवाले से हम आपको ये गोट का मंज़र भी दिखाते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से बात भी करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं।
देखिए, इस मसले को समझने के लिए जिस तरह मैं बता रहा था अब्दुल्ला शाह गाज़ी गोट का इशू, लेकिन उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जो मकामी लोग हों या इसके बारे में मालूमात रखते हों। मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जा रही हैं जो तस्दीक शुदा नहीं है या दुरुस्त नहीं है। तो इस वक्त मैं गाज़ी गोट में ही मौजूद हूँ और ये मेरे एक सीनियर दोस्त हैं जो खुद सहाफ़ी भी हैं, कराची प्रेस क्लब के सीनियर रुकन भी हैं। लेकिन उससे अहम बात है कि वो खुद यहाँ के बाशिंदे भी हैं, तो ज़ाहिर है कि जो रहता है उसको उसकी पूरी तारीख़ मालूम है। मुर्तज़ा कीरियो साहब मेरे साथ हैं। मुर्तज़ा, ये भी एक अफसोसनाक बात है जिसकी हम मज़म्मत तो कर ही चुके हैं कि मुर्तज़ा को भी एफ़आईआर में नामज़द किया गया है इंतज़ामिया की तरफ से। जो लोगों 250 अफराद के ख़िलाफ़ जो एफ़आईआर दाखिल की गई है उसमें मुर्तज़ा भी नामिनेट हैं। तो मुर्तज़ा से इस बात को समझते हैं। अच्छा, पहले तो थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी गोट है कितना कदीम है, कब से लीज़ हुआ, कितनी आबादी है? सर, जब मैं कराची में इंटर हुआ 2000 में, तो उससे जब मेरी यहाँ पर आमद हुई दोस्तों यारों के साथ घूमने फिरने के हिसाब से, तो यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ पर गाज़ी गोट है। ये 2001 की बात, मैं आपको 2000 की बात बता रहा हूँ। ये आगे छोटे मोटे गांव थे, यहाँ पर बहुत सारे ये जंगलात होते थे, जंगलात के बीच में ये लोग रहते थे। और 2003 में मुझे बाज़ाब्ता तौर पे पता चला कि ये गाज़ी गोट 110 एकड़ पे मुश्तमिल है। गाज़ी गोट 110 एकड़ पे मुश्तमिल है, जिसके ब्लॉक बनाए गए हैं। ब्लॉक बना के ये छोटे छोटे उसमें डिवाइड करके वो जो पार्टीज़ आ रही थी वो अपने अपने प्लॉट्स ले रहे थे, ज़मीन ख़रीद कर फिर वो गांव बना रहे थे और ब्लॉक्स भी बना रहे थे। अब 2003 से लेकर उससे भी पहले ये कदीम गोट है। इससे भी पहले यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं अभी मौजूद, उनके पास ये जो गांव मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, इसी के अंदर भी जो लोग रहते हैं उनके पास सनदें भी मौजूद हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी वो मोरूसी मिल्कियत में कहा जाता है कि वो सनद जो हमारी होती है वो मोरूसी मिल्कियत है। जब इन लोगों के पास सनद है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हम उस सनद को तो लीज शुदा समझते हैं 99 साल के हिसाब से। उसके बावजूद जब 2012 में मुराद अली शाह बड़ा वज़ीर था इस सिंध का, तो उसी टाइम पे उसी ने इसी ही गांव के साथ कुछ और गांव भी थे जो लीज़ किए थे। उसके बाद जब ये MQM वाले और कुछ और जो कुव्वतें थी वो जब कोर्ट में गए तो उन लोगों ने एक्शन लिया और उन सारी चीज़ों को अनलीज़ करार किया था। ये गोट लीज़ होने के बाद उसी 2012 में अनलीज़ करके फिर 30 साल लीज़ पे, वो DC लीज़ पे इन गाँव वालों को दे दिया गया था। जब DC लीज़ भी अभी तक मौजूद है, सनदें भी अभी तक इन लोगों के पास मौजूद हैं, तो ये गिराने का मतलब क्या है? मुझे इन चीज़ों का अभी तक मैं भी आप ही की तरह जाँच और पड़ताल कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, गोट तो 21 साल से मौजूद है। अब जो बात समझ में आ रही है या जो बताई जा रही है कि कोर्ट को ख़तरा नहीं है, लोग जो हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं नहीं जी, ब्लॉक E जो है वो गैर कानूनी है। थोड़ा सा ये भी नाजरीन को समझाएं कि ब्लॉक E क्या है और ये जो मुनज़्ज़म किए गए मुख्तलिफ वो क्या था और उसका पीछे पस मंज़र क्या है? जी, ब्लॉक E का मकसद ये है कि A से लेकर इसी गोट के अंदर A से लेकर G तक, मतलब कि मुख्तलिफ टुकड़े में ये गांव बनाया गया है। 2000 ये अपना ये E ब्लॉक, ये मेरे पीछे आपको बिल्डिंगें नज़र आती होंगी, ये 4 एकड़ ज़मीन है। ई ब्लॉक की 4 एकड़ ज़मीन है और इसी ई ब्लॉक के अंदर 109 घर मौजूद है, मतलब 109 फैमिलीज़ मौजूद हैं। ये जो कह रहे हैं कि हम गोट को कोई ख़तरा नहीं है, तो कैसे ख़तरा नहीं है? यहाँ पे ये जो पहले बिल्डिंग गिराने आए थे तो इन लोगों ने यही कहा था कि इस प्रॉपर्टी के अंदर यही गांव और ये जो बिल्डिंग बनी है ये गैर कानूनी बनी है। गैर कानूनी का मतलब उनका ये कहना था कि इन लोगों ने नक्शा पास नहीं करवाया, लिहाजा उसके बाद ये बनी। जब कि ये बिल्डिंग 5-6 मंजिला बन चुकी थी तब ये लोग कहाँ गए थे? इन गांव वालों को पहले क्यों नहीं बता रहे थे कि भाई ये जो है गैर कानूनी बन रही है? अच्छा, अभी तक कोई घर नहीं गिरा, यानी ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स गिराई गई लेकिन घर अभी तक महफूज हैं ई ब्लॉक के? जी, घर भी आप ये देखो, ये आपने पहले मेरे ख्याल से वीडियो बनाई है, मेरे सामने जो इस साइड पर हैं ये घर हैं, इसी में फैमिलीज़ रहती हैं। जबकि ये तो खुदा ने इन सब लोगों को बचा के रखा है कि ये गिरा नहीं है। कैसे लोग कह रहे हैं कि घरों के ये मिसमार करने के लिए नहीं आए थे? यहाँ तक कि मेरी वीडियो आज भी मौजूद है सोशल मीडिया पे कि ये पूरी इनकी गाड़ियाँ अंदर घुस चुकी थी इस गली के अंदर। ये मेरे पीछे जो गली नज़र आ रही है आपको, ये सारा इनका ड्रामा एक तो कामयाब हुआ,
इन लोगों ने कहा बिल्डिंग हम गिरा रहे हैं, चलो ठीक है। गांव वालों ने कहा कि भाई ये गैर कानूनी आपने गिरा दी। तो उसके बाद इस टुकड़े पे आए। जब इस टुकड़े पे आए तो लोगों ने पूछा भाई क्या है, तो तब जाके इन लोगों ने अपना मुर्तज़ा खोसो ने, उसके बाद ये जो तुन्यू है, नाम मेरे जहन से उसका निकल गया है, तपेदार जो है, उसने आशिक तुन्यू ने यही कहा था कि ये पूरा गांव अनलीज है, ये अपना पूरा गांव जाली बना। भाई जब ये पूरा गांव जाली था तो आप लोगों ने ये 109 घर बनाने क्यों दिए? अच्छा, यानी अब नज़र ये आ रहा है कि सिर्फ एक बिल्डिंग, ये 2 बिल्डिंग नहीं, लेकिन इनका इरादा पूरा ई ब्लॉक ख़त्म करने का है। जी जी बिल्कुल, ये पूरा ई ब्लॉक ख़त्म करके किसी बिल्डर को ये ज़मीन देना चाहते थे, जो अभी तक तो कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे जो रिहाइश पजीर हैं, वो लोग अभी तक इनको ये इस चीज़ में कामयाब होने नहीं दे रहे हैं। ठीक ठीक। चूँकि हम अब्दुल्ला शाह गाजी गोठ में मौजूद हैं और इसी एक बाशिंदा है अब्दुल वहाब, उनसे पूछते हैं। अब्दुल वहाब साहब, आप बताएं, ये जो गुज़िश्ता हफ़्ते 1.5-2 हफ़्ते से मामला चल रहा है, यहाँ पे कभी हमले हो रहे हैं, कभी फायरिंग हो रही है, कभी आंसू गैस हो रहा है, कभी घर गिराए जा रहे हैं, कभी प्लाजा गिराए जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? ये जी हो ऐसा रहा है कि ये पहले आए थे इस बिल्डिंग को गिराने कि जी इसने कोई तकाजे सरकारी पूरे नहीं किए हैं, जैसे लिफ्ट नहीं दी है, ये ऊपर जा रहा है, जैसे कि इसने पार्किंग नहीं दी है, पार्किंग का मसला है, जैसे जैसे सरकारी मुदाखलत होती है, इसने ऐसा नहीं किया है, तो उस हिसाब से इसको गिरा रहे हैं। तो हमने कोई रजिस्टर नहीं की, हो सकता है कोई लेटर आया हो, कुछ ना हो। फिर उन्होंने इसको गिराने के बाद पीछे आप देखा है तो फिर उसके बाद दुकानें हैं, सर्विस स्टेशन बनी हुई है, उसको गिराने शुरू कर दिए इन्होंने। तो हम लोग गए कि भाई ये क्या है, बोला ये भी इसका हिस्सा है भाई, वो तो अलग है। उसके बाद फिर ये दीवार देने लगे, आपका कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये गली जाके यूं बंद करने लगे। तो हम गोठ वाले निकले सारे कि भाई हमारा रास्ता क्यों आप ब्लॉक कर रहे हो। बोला आप कौन से लीगल हो, आप तो खुद गैर कानूनी बैठे हुए हो और इधर कब्जा खोर हो। भाई ये सन 2000 से गोठ बना हुआ है, 22 साल हो गए हैं इसको। बुनियादी सहूलत जैसे के इलेक्ट्रिक, सुई से गैस और पानी हमारे को मिला हुआ है, जो हम प्रॉपर उसके बिल रेगुलर भर रहे हैं। हम 22 साल से बैठे हुए हैं, अब हम गैर कानूनी। चीफ भाई ये बात ये है कि ये ज़मीन हमारी किसी और की है, मुर्तज़ा खोसो है, कोई यूसुफी है, कोई क्या है, कोई क्या है, उसकी ज़मीन है, हम ये सारे तोड़ेंगे। फिर ये मुसलसल हमारे घर को तरफ घुसने लगे। फिर यहाँ आए, यह फैमिली थी, ये हमारी फैमिलीज़ हैं, फिर यहाँ तक आ गए। आखिरी हमला जो हमारे ऊपर हुआ, यहाँ तक गाड़ियाँ आई हैं। जिस टाइम आप इस खड़े हुए हैं, ये घर है मेरा, सेकंड कॉर्नर मेरा घर है, यहाँ तक गाड़ियाँ आ गई हैं। जैसे कि सहाफ़ी दोस्त हमारे पास आए, जैसे मुर्तज़ा कीरो है, बहुत सारे सहाफ़ी आए, उन पे FIR हुई। सिर्फ इस बुनियाद पे FIR हुई कि वो सच दिखा रहे थे कि भाई ये गोठ लीगल नहीं है, अनलीगल है। और कायम अली शाह जब दूसरी बार वज़ीर आला बना था तो यहाँ आया था, हमारे को सन्नतें दी गई थी। सचल गोठ को शायद आप सहाफ़ियों को पता हो, सचल गोठ और गाजी गोठ में खुद आया था, कहीं नहीं गया था, नहीं बिटाइयाबाद, नहीं खोखरा पार, मतलब कहीं भी नहीं गया था। सिर्फ 2 जगहों पे आया था, गाजी गोठ और सचल में आया था। सन्नतें दी गई थी हमारे को कि भाई आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये अचानक आ गए हैं 22 साल के बाद। ये ज़मीन है भाई बिल्डर की है, ये फलाना है, सिस्टम है, ये है, वो है। भाई ई ब्लॉक की फलानी गली में रहता है तो आप मेरे दरवाजे पे आ जाएंगे। ब्लॉक वाइज हिसाब डिवाइड किया हुआ है ना गोठ को, भाई ई ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक। ये तो पहचान बनाई हुई है ना कि हम किस किस में रहते हैं। यानी मुझे लग रहा है कि ई ब्लॉक को इसलिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि ये रोड साइड पे है और कमर्शियल है और मेन हब पे है, जिस वजह से ये ज़मीन कीमती है, इस वजह से इसको निशाना बनाया जा रहा है। सेम बिल्कुल यही बात है। आप देखें कि ये नोमान बिल्डर है, उसके बाद बिल्डर है, फिर बिल्डर की ज़मीन पड़ी है, फिर गाजी गोठ है, फिर बिल्डर की ज़मीन पड़ी है, उसके बराबर में बिल्डर की ज़मीन पड़ी हुई है। ये सारे बिल्डर हैं। ये सिर्फ इसलिए गिरा रहे हैं कि ये पट्टी सोना है, हम इस पे कब्ज़ा करके सेम इमारत बनाना चाहते हैं जो 20-20, 22-22 मंजिला बनी हुई हैं, अरबों रुपए कमाना चाहते हैं। गाजी गोठ तो सबको पता है कितना पुराना है, ये कोई आजकल बना हुआ है, सारे एक साथ ही बने। हम एक जब यहाँ पे लाइट नहीं थी, जब कोई नहीं था, यहाँ अफ़गानी बसते थे, जब हमने उनको निकाला, गवर्नमेंट ही निकाल कर दिया। आपको पता होगा मुशर्रफ जब आया तो अली मोहम्मद मर वज़ीर आला बना था, उसने ही आके अफ़गानियों को निकाला और सिंधियों को ये ज़मीन दी कि आप गोठ बनाओ, यहाँ आबाद हो जाओ।
वहाँ उस दौर से है। ई ब्लॉक तो मैंने आपको पहले भी बताया ना, कोई पुराना नहीं है, कोई अलग नहीं है, मतलब पूरा एक है, कोई पूरा एक ही है, लेकिन पहचान है भाई। वहाब कहाँ रहता है, फलाना कहाँ रहता है, किस ब्लॉक में रहता है, किस गली में रहता है, ये तो आप सोसाइटी में चले जाएं भी फिर ऐसे ही होगा। हफ्ते के रोज़ यहाँ जो कुछ हुआ वो तो लोग देख चुके हैं टीवी की स्क्रीनों पर, लेकिन ख़वातीन और बच्चों के साथ जो ज़्यादती हुई, जो नाइंसाफ़ी हुई, वो इंतहाई काबिल शर्म है। इस वक्त हमारे साथ एक खातून है यहाँ की, गाज़ी गोट के जो है ई ब्लॉक की, ये घर है इनका, तो ये भी ज़ख्मी हुई थी चूँकि ख़वातीन ने मज़ाहमत की थी। आप थोड़ा सा बताएं उस दिन क्या हुआ था, ये जो फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, आप ज़ख्मी भी हुई, फिर क्या इस वक्त क्या सूरत हाल है? बेटा अभी अल्लाह का शुक्र है, अभी सही है। जो हमारा जो आवाज़ सुनती वालों ने, जियो ने, उनने हमारे साथ साथ बहुत दिया है, और जो हमारे भाई सिंधी हैं वो बाकी भाई। बेटा ये आते थे हर टाइम को हमारे ऊपर, इतनी पुलिस आती थी जो हम इधर धाड़ेल थे, हम झुग्गियाँ आट के बैठे थे, हम पनाहगीर थे, बाहर के रहने वाले थे। हमारे को धमका के बोलते थे, पहले बोला तो ये बिल्डिंग है, हमने बोला पता नहीं किसकी है, वो नहीं आ रहा है, किसका फड्डा होएगा, हमने बोला। तो पता चला जब ये गिरा के फिर आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़े फिर ऊपर उधर चलने लगे, तो अचानक चीखें आ गई कि पुलिस आ गई है, पुलिस आ गई है, भाई भागो भागो भागो, वो दुकान गिर रहे हैं उस जगह को। हम भागे बेटा, तो ये पुलिस इतनी थी क्या बताएं, बता नहीं सकते हैं जितना हमारे साथ इन्होंने तशद्दुद किया, हमारे ऊपर गोलियां चलाई, ये डंडियां चलाई। हमने अपनी हिम्मत को नहीं हारा, हमने बोला अभी जो ये आए ना हम मर जाएंगे, बच्चों को भी मारने नहीं देंगे, हमारी क्यों जो खून पसीने की कमाई है, हमने अभी जगहें बनाई हैं, अभी तक हमने जो ये लोहे का, सीमेंट का सामान का वो भी हमने नहीं दिया है, आस्ता आस्ता करके देते हैं। बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मगर बेरोज़गार हैं, उनको कोई ड्यूटी नहीं है, कभी बेचारे ठेले चलाते, कभी क्या करते, हम गुजर सफ़र करते हैं। आप कितने अरसे से आबाद हैं? हमारे को बेटा, हमारे को 2 साल 3 साल हुए हैं, तो हमने ये प्लाट लिया था, खरीदा था 50 में लिया था। अभी हमारे को 7 महीने हुए हैं, तो हम घर में बैठ गए। हम सामने मखदूम में रहते थे, हमारे पास इतना नहीं था, तो किराए के बच के हमने घर बनाया। बेटा बाद में जो आए तो हमारे साथ इतना जुल्म किया, हम गिरते थे, कुरान उठाए, भाग भाग के, गटर का पानी और इतनी गोलियां सीधी चलाते थे, मरने जीने की नहीं करते थे। हमने बोला हम भी मरेंगे जिएंगे, मगर इधर आपको घुसने नहीं देंगे। एक पहले आया तो हम हमारे को बोलता था अम्मी हम अभी इधर नहीं आएंगे, अम्मी नहीं आएंगे। बाद में फिर देखा तो इधर से फिर वही बंदा आ गया है। अभी आपका मुतालबा क्या है? अभी बेटा ये है, तो हमारी जैसे अभी खामोशी हो गई है, अल्लाह के वास्ते जो भी हुकूमत है, हमारे भाई हैं, आप जो हैं यून वाले, तो हमारे साथ ये साथ दो। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हम बोलते हैं तो हमारे साथ दे तो अच्छा है, नहीं देंगे हम मरेंगे, जलेंगे, बच्चों को भी मरवाएंगे, मगर इधर का जो हम नहीं देंगे। आओ बेटा हमारा घर देखो, तो कैसा घर, ये छोड़ के जाते थे, हम नहीं छोड़ने वाले थे। ये हमारे को बहुत कोशिश की इन्हें छोड़वाने की। गोलियां जो औरतों के ऊपर चलें, बच्चों के ऊपर चलें, बेटों के ऊपर चलें, कौन सी माँ देखेगी? हम तो बोलते थे पहले हम मर जाएं, बाद में उनका नसीब है। तो अब बेटा ये हमारे साथ इतना जुल्म किया है। आप थोड़ा आएँ अंदर, थोड़ा सा घर देखें, तो जो शौक से घर बनाते हैं, हमने नमक मिर्ची डाल के, चटनियाँ करके पीस के हमने ये घर बनाए। बेटा ये बात है, तो हमारा अभी ये गुजारिश है, तो ऊपर वाले जो हैं हमारे ऊपर रहम करें। अभी वज़ीर आलम को हम ये पैगाम पहुँचाते हैं, तो अल्लाह के लिए हमारे के ऊपर रहम करे, अभी बड़े नहीं, हमारे दिल फट जाएगी अभी। इस वक्त मैं गाज़ी गोट के उस एहतजाजी कैंप पर मौजूद हूँ, जो यहाँ के मकामी लोग गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से ये कैंप जारी है और उसमें 24 घंटे लोग मौजूद होते हैं। इसी कैंप पे उस दिन हमला भी हुआ था, शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, सब कुछ। और मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा गुज़िश्ता 1 हफ्ते से यहाँ आते रहते हैं। अजीब सूरत हाल तो ये है कि जो सियासी रहनुमा यहाँ आते हैं लोगों से हमदर्दी करने के लिए, या वकील आते हैं या सहाफ़ी आते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ भी FIRs दर्ज हुई हैं।
इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं महबूब अब्बासी, जो एकता मीडिया ग्रुप के मालिक भी हैं और ख़ुद इस कंस्ट्रक्शन के कारोबार से भी वाबस्ता हैं। यहाँ के इस एरिया के, बल्कि कराची के एक समाजी रहनुमा हैं, मुख्तलिफ समाजी इशूज़ पे बात भी करते हैं। ये भी नामीन रहते हैं, इनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हुई है। तो हम अच्छा, चूँकि इसको इस पूरे गोट का या इस पूरे एरिया का अच्छी तरह मालूमात भी रखते हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। आप बताइएगा पहले तो, ये गाज़ी गोट का आम सा एक मामला है, वो तो ये है कि जी कब्ज़ा है और ब्लॉक ई जो है वो गैर कानूनी है, ये सब कुछ है। आप चूँकि ख़ुद इस कारोबार से भी वाबस्ता हैं, तामीरात से भी वाबस्ता हैं, इस एरिया के भी हैं, असल मसला है क्या? आजिज़ भाई, असल मसला जो ये इल्ज़ामात हैं, जो चीज़ है कि कब्ज़ा है, ये कोई कब्ज़ा नहीं है। ये 30-40 साल पुराना गाज़ी गोट 110 एकड़ पे है, उनके ब्लॉक बने हुए हैं। ये भी जो ई ब्लॉक है वो भी गाज़ी गोट का हिस्सा है। ई ब्लॉक सिर्फ 4 एकड़ पे नहीं है, और भी ज़्यादा उसका हिस्सा है। लेकिन क्योंकि बिल्डर और लैंड माफिया की नज़रों में ये इसीलिए आता है, ये आप सामने देखेंगे हाई राइज बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो ये कमर्शियल रोड को टच करता है। इसीलिए उनको ये है कि जो 20-30 साल पुराना लोगों ने 1 लाख 2 लाख 3 लाख में प्लाट लेके और अपने झूपड़े घर बनाए, और इतने अरसे में अभी तो इसमें जिनकी नज़र 4 एकड़ पे, वो तकरीबन 200-250 फैमिलीज़ रहती हैं। ग्राउंड +3 पे बने हुए लोगों ने घर बनाए हुए हैं, वहाँ पर 2 लोग रहे, तो RCC घर बने हुए हैं। उसमें जो ये अंदर आपने देखा रोड जो दिए हुए हैं, सीवरेज है और पानी की लाइनें, ये सिंध गवर्नमेंट ने ही दी थी। मेरे ख्याल में जो मुझे याद है कि वज़ीर आला यही थे, यहाँ कायम अली शाह के दौर में ये दिया था। उसके बाद बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, वो सब टैक्स पे करते हैं। और ये इनके पास 2012 के में जो चालान वगैरह इशू हुए थे, वो भी इनके पास है, बैंक में चालान जमा किए हैं, उनके बाद इनको सनदें मिली हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं इनके पास, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये है कि ये एक मरतबा 2016 में भी यही खालिद महमूद यूसुफी, उन्होंने FIR कटवाई थी। मैं ख़ुद वो उसी में भी मेरा ही नाम था, क्योंकि सियासी समाजी तौर पे यहाँ जो भी गोट हैं उनको मैंने हर हवाले से सपोर्ट की है, उनको डेवलप करने के हवाले से, बेहतर गोट, बेहतर प्लानिंग के हवाले से मैंने हमेशा कोशिश की है। मैं इनको ऑन करता हूँ, कल भी किया है, आज भी कर रहा हूँ, कल भी इसको ऑन करूँगा कि सिंधी गोटों के लिए बिल्कुल हमने जदोजहद सियासी समाजी हवाले से हमने की हुई है। इलेक्शनों में भी, मैं जनरल इलेक्शनों में भी खड़ा हूँ, उसमें भी यही बात करते हैं। तो इसीलिए 2016 में भी मैं मुल्क से बाहर था, श्रीलंका में बैठा हुआ था, वहाँ दोस्तों ने फ़ोन की कि भाई यहाँ पर गेट बना हुआ था इस ब्लॉक का, कि यहाँ से एंट्री और सिक्योरिटी के हवाले से आके यहाँ पे गेट को तोड़ दिया, और पीछे खालिद महमूद यूसुफी ने FIR कटवा दी थी। वहाँ भी उस टाइम भी वो 10-12-15 लोग थे इलाके के, जो सियासी समाजी लोग थे। तो उस टाइम भी हमने स्टे ले लिया था, और FIR थी, उसको भी हमने फेस किया, वो भी मैंने। अच्छा, अब खालिद यूसुफी की आप बात कर रहे हैं, हमारी मालूमात के मुताबिक खालिद यूसुफी है, DGKD है, मोहम्मद अली शाह, उसका भी नाम आ रहा है, और लोगों के भी नाम आ रहे हैं। तो खालिद यूसुफी जो है बेसिकली उसका इंटरेस्ट क्या है, और वो किसको फ्रंट पे रखता है? कोई बंदा है जो कह रहा है कि ये ज़मीन उसकी है, इस तरह का शो किया जा रहा है, ये क्या रीज़न्स हैं, या क्या बात क्या है एक्चुअल जो बात है अभी तक, क्योंकि मैं 7 FIR इस दौरान इस महीने में कटी हुई हैं, और उसमें 5-6 FIR में मेरा नाम है। तो मैंने कोर्ट को फेस किया, मैंने बेल करवाई इस सब में, और एंटी इंक्रोचमेंट में भी गया हूँ। ना रेवेन्यू में कोई ऐसा रिकॉर्ड है किसके नाम है, ना पुलिस सचल थाने पे, ना एंटी इंक्रोचमेंट थाने पे कि भाई किस बिहा पे आपने ये कहा है कि ये हमारी ज़मीन और ये इंक्रोचर है। कोई चीज़ तो नहीं, सारी चीज़ें हैं कि माना सिर्फ रेवेन्यू के अमलदार जो हैं, असस मुख्तियारकार हैं, ADC हैं, उनके लेटर बाजी पे सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक तो शुरू में एहतजाज भी हमने किया था गोट वालों के साथ, उसमें भी हमने एसोसिएशन से और एंटी इंक्रोचमेंट के एसोसिएशन से पूछा था, उन्होंने बोला हमारे पास कुछ नहीं है, ऊपर से अहकामात हैं। इस जुमले के अलावा उनके पास कोई पेपर नहीं। अच्छा, थोड़ा सा अहकामात किसके हैं? देखिए ना, गवर्नमेंट, पूरी रियासत की मशीनरी, तमाम फोर्सेस, पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट, रेवेन्यू, जितने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जितने भी इदारे हैं वो सब के सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, देहातियों को कोई नहीं कर रहा।
तो क्या रीज़न है, इसके पीछे कौन है? ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, खलाई मखलूक है। पर्सनली तौर पे मैंने भी सारे गोट के दोस्त जो रहते हैं सब ने मैंने अप्रोच किया। डीसी जो अभी राजा तारिक महमूद है, किसी तरीके से दोस्तों के साथ उनको भी कहला भाई आखिर है क्या, ये एफआईआर पे एफआईआर कट रही हैं और ये जो इंक्रोचमेंट वाली बात नहीं आ रहे, आखिर कौन है? तो उनको उन्होंने गोल मोल जवाब दे दिया कि यहाँ मेरा बस नहीं चलता। तो आखिर हमने बहुत सारे हमारे सियासी समाजी दोस्त हैं, MPs हैं, मिनिस्टर हैं, उनसे भी हमने कहलवाया। सब ने बोला भाई हमें समझ में नहीं आ रहा, जिस ऑफिसर को बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इससे निकल जाओ, ये मना इसमें नहीं पढ़ो, आपको तकलीफ आएगी। ये जुमले सुनने में मिल रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, ये अब यहाँ ये जो कमर्शियल एरिया है, अब हम देख रहे हैं कि इसको मुनहदम किया गया है, बहुत सारे बिल्डिंग्स गिराई गई हैं, तो उसके पीछे क्या पस मंज़र था गिराने का? हाँ, ये है कि जैसे आपकी रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पे है, बिल्कुल यही चीज़ है। शुरू में उन्होंने क्या किया कि एक मैंने RCC बिल्डिंग बन रही थी, जैसे हर गोट में मेन एक रोड कमर्शियल जिसको कहा जाता है, वहाँ दुकान होते हैं, लोग खोलते हैं दुकान होते हैं, 2-4 मंजिलें बना के पोर्शन रेंट पे दे देते हैं। इस तरीके से उन्होंने पहला टारगेट जो किया उस बिल्डिंग को किया कि भाई ये बिल्डिंग पर्सनली फ़लाँ बंदे की है, उसको टारगेट किया। फिर आहिस्ते आहिस्ते फिर वो पीछे लोग गांव वालों को मिसगाइड किया गया कि भाई ये पर्सनली एक बंदे का आजिज़ जमाली साहब का मसला है और किसी का नहीं है। तो वो जब उसमें कामयाब हो गए तो फिर उसके बाद ये 20-25 दुकान थे। अच्छा, अब इस पे मेरे जहन में एक बात आ गई, जैसे ये बिल्डिंग गिराई गई, बताया जा रहा है आपके भाई हैं उनका है, या सोशल मीडिया पे आपके ख़िलाफ़ भी एक मुहिम चल रही है, ज़ाहिर है उसके पीछे भी कुछ तो होगा, तो आपका अपना क्या इन्वॉल्वमेंट है इस एरिया में या इस गोट में? आपका अपना मफाद है क्या कोई? नहीं, मेरा इसमें कोई मफाद नहीं है। अभी मेरा इसमें कोई एक गज़ भी यहाँ पर कोई नहीं है। सिर्फ ये है कि वो जो बिल्डिंग गिराई गई या इससे पहले इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ प्लाट मैंने लिए थे, वो 2012-14 में 16 में वो जैसे प्लाट लेते हैं, आप लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सेल कर देते हैं, वो मैंने सेल किए थे। अभी जो है सिर्फ जो बिल्डिंग गिराई गई है वो मैंने आपको फ़ोन पे बताया था, बिल्कुल वही है कि उसमें वो मेरे भाई ने प्लाट इन्वेस्ट किए थे, किसी से लेके वो सेल कर दिए। उसके बाद वो पूरी उनको पेमेंट मिल गई, लेकिन उन्होंने प्लाट रियायत ये दिया कि भाई वो भी कारोबारी आदमी है, सिर्फ एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ भाई की कि एग्रीमेंट में कि प्रॉफिट जो होगा, लॉस की कोई भी वो नहीं है, प्रॉफिट में मेरा 25% होगा क्योंकि मैं प्लाट सस्ते दे रहा हूँ। वो भी 3 प्लाट उनके हैं, इसमें इसके अलावा और कोई नहीं है। बाकी ये है कि सारे यहाँ पर मेरे दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, हमारे सियासी समाजी दोस्त हैं वो रहते हैं। उसके लिए हमने हमेशा जो जदोजहद हुई है, इसके अलावा मेरा कोई मफाद नहीं है। इसी कैंप पे सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकज़ी नायब सदर मौजूद है, चूँकि ये सियासी जमातों ने मिल के पहले दिन से यहाँ पे एक जदोजहद शुरू की थी और एहतजाजी कैंप कायम किया जो आज तक कायम है। ये भी इनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा में दर्ज हो चुका है और ये उस दिन जो ऑपरेशन था उसमें मौजूद भी थे। क्या कहेंगे, ऑपरेशन भी हो गया, खुद इंतज़ामिया ने जो रिपोर्ट दी है उसमें पुलिस को और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स को, रेवेन्यू को गिल्टी भी करार दिया गया है, लेकिन आप लोग अभी तक बैठे हैं, तो ये कैंप कब तक रहेगा? सबसे पहले तो 1 महीना होने वाला है यहाँ कैंप कायम है और डेली बेसिस पे जो यहाँ के मकीन थे वो चिल्ला रहे थे कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, सरकार इसका नोटिस ले। 1 महीने के अंदर कई बार यहाँ पे पुलिस ने, इंक्रोचमेंट ने चढ़ाई की, रेवेन्यू अमलदारों ने लोगों को हिरासा किया, शेलिंग की, फायरिंग की। आगे चल के जब ये मानते हैं कि भाई ये सारा अमल गैर कानूनी था, इसमें फ़लाने बिल्डर इन्वॉल्व हैं, तो अखलाकन तो हमारा ये डिमांड है कि हम इसके लिए कायम है कि वो तो फौरी तौर गिरफ़्तार होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने गरीब मिस्किन लोगों के घर गिराए हैं, मकान गिराए हैं, उनके दुकान गिराए हैं और अभी तक वो दर पदर हैं, यहाँ रोड पे बैठे हैं डिमांड लेके कि सबसे पहले कि कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा यहाँ कैंप पे आए, वो हमें एश्योरेंस दे कि हमारी आबादी जो है ये फौरी तौर रिलीज़ करे और इस कुद अमल में जितने अफसान हैं, मुलवस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उसको गिरफ़्तार करें। तीसरी हमारी डिमांड जो है, ये जितना भी नुकसान हुआ है, मकान गिरे हैं, घर गिरे हैं, ये पूरी कमर्शियल एक बिल्डिंग थी, ऊपर फ्लैट थे, नीचे दुकान थे,
उन लोगों का जितना नुकसान हुआ है सिंध हुकूमत नुकसान का अदा करें। गवर्नमेंट के किसी जिम्मेदार ने अब तक आप लोग इसको रब्ता किया? गवर्नमेंट वाले बिल्कुल राब्ते में हैं, राब्ता कर रहे हैं। जो हमारे आपको पता है कि कल नहीं परसों शानदार रैली थी, साईं ज़ैन शाह ने उसको लीड किया अयाज लतीफ़ अली साहब से। उसी टाइम से ये बिल्कुल राब्ते में है, लेकिन उनकी एक ही डिमांड है कि भाई इनका कोई सिस्टम, लफ्ज़ हम सुन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक ताकतवर सिस्टम है, सिस्टम के आगे हम मजबूर हैं। ये जो कमर्शियल पट्टी है आप इनको छोड़ दें, आगे वाले जो मकान गिरा है इनको छोड़ दें, पीछे वालों पे हम बात कर सकते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये भी लोगों की प्रॉपर्टी है, किसी बिल्डर की नहीं है। हमने उसको चैलेंज किया, खुद डीसी की जो रिपोर्ट है, डीसी ईस्ट की रिपोर्ट है, ये हमारे मौक़िफ़ की तायद करती है कि ये उनका सारा गैर कानूनी कब्ज़ा था, कोई इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो ऑटोमेटिक झूठा निकलता है। वो इसके लिए कि जब साईं कायम अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध थे उस टाइम गाजी गोट लीज है, उन्होंने लीड दी है, लोगों ने चालान भरे हैं, चालान के बाद लोगों को अलाटमेंट मिली है, उसके बाद कहा कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन मैं थोड़ी ये वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि पूरी कराची में सिंध की ज़मीनें जो हैं वो लूटने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए और जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्डर उसको बेचने के लिए इनका एक सिस्टम बना हुआ है। जो ईस्ट में सिस्टम है ये उनके छाड़ते हैं, जो आपने बैनर देखे, उनके आपने नाम देखे हैं, ये खालिद यूसुफी की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इसके पाछे पीपल्स पार्टी का एक सिस्टम है। जो ज़मीन है अब, क्योंकि ये ज़मीन जो है बहुत कीमती हो चुकी है, ये यहाँ पे बहुत लाखों रुपया इसका गज चला गया है और हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। इसके लिए उनकी ख्वाहिश है कि ये गरीब मिस्किन लोग हैं, लावारिस लोग हैं और इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इनको बिल्कुल पुलिस के ज़रिए, इंक्रोचमेंट के ज़रिए हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करेंगे और ये ज़मीन बिल्डरों को बेचेंगे। तो हम समझते हैं ये सरासर ज़्यादती है। हमारी पार्टी पहले दिन से इस कैंप का हिस्सा है, अभी भी बैठे हैं और आज हमने एक डिमांड दोस्तों ने डिस्कस किया है जो मीडिया के सामने भी रखेंगे, हुकूमत के सामने भी रखेंगे। गवर्नमेंट ने भी रब्ता किया है कि भाई ये कैंप ख़त्म करो। हमने कहा कैंप ऐसे ख़त्म नहीं होगी जब तक आपका कोई ज़िम्मेदार आदमी यहाँ पे कैंप पे नहीं आता, वो एश्योरेंस नहीं हमें देते कि आपकी इस आबादी के खिलाफ दोबारा कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुआवजा नहीं मिलता, झूठे एफ आई आर हैं वो ख़त्म नहीं होती। और हम इस चीज़ को किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। इस कुद्दे अमल में जो हमारे बच्चों में तशद्दुद हुआ है, जो हमारे औरतों में तशद्दुद हुआ है, जो झूठी एफ आई आर कटी हैं, जब तक वो रेवेन्यू के ऑफिसर, इंक्रोचमेंट के ऑफिसर और पुलिस के जो अफसरान हैं, इसमें जो मुख्य किरदार था DSP सोहेल फैज़ का, वो अभी तक भी पोस्टिंग पे बैठा है, उसको उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं है। आखिरी जो कार्रवाई उसने की, जो शेलिंग की जिसमें सैकड़ों हमारे दोस्त जख्मी, उसमें सोहेल फैज़ की रहनुमाई में सारी कार्रवाई। लेकिन ताकतवर आदमी है, उसको हाथ नहीं डाल रहे। इसके लिए जब तक इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, इंक्वायरी, देखिए एक बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, कितने दिन हो गए हैं गवर्नमेंट ने कमेटियाँ बनाई हैं, लेकिन आज तक किसी कमेटी ने यहाँ कैंप से रब्ता नहीं किया, यहाँ के मकीनों से रब्ता नहीं किया, इनसे हाल हवाल नहीं पूछा, हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। ये तो सारी मीडिया के सबब से हम सुन रहे हैं कि भाई कमेटी भी बनी है, लेकिन हम इस सारी चीज़ें लाइलम हैं। इस एहतजाजी कैंप पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, ज़ाहिर है उनमें यहाँ के मकामी बाशिंदे भी हैं, सियासी समाजी कारकुन भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, अदीब भी हैं, इस इलाके के काफ़ी एक्टिविस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब लेकिन मुझे कोई कालादम तंजीम का बंदा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह FIR में ज़िक्र किया गया कि कालादम तंजीमों के लोग भी मौजूद थे। जिन अब ये एक अजीब रियासती इदारों का, पुलिस का एक अजीब शेल्टर होता है कि जो लोग अपने हुकूक की बात करें, जो अपने घर बचाने की बात करें, जो ऐसी बात करें कि जो हुकूमत तक अपना मुतालबा पेश करें, आप उनको कालादम करार दे दो तो बात ही ख़त्म हो जाए और दुनिया में कहेगी से यहाँ तो बहुत बड़े दहशतगर्द बैठे हैं। अब हालांकि ये जितने चेहरे बैठे हैं इनको ज़ाती तौर पे मैं सबको बरसों से जानता हूँ। बहरहाल मैंने देखा कि हो सकता है क्योंकि शायद कालादम तंजीम का कोई बंदा हो, लेकिन यहाँ तो कोई ना कोई मुसल्लह बंदा मुझे नज़र आ रहा है, ना कोई कालादम तंजीम। बहरहाल ये अल्ताफ़ साहब हैं जो यहाँ के मकामी बाशिंदे भी हैं और पहले दिन से इन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और आज तक ये बैठे हैं। आप बताइएगा कि पुलिस कह रही है कि ये जो उस दिन हुआ था हमला और पुलिस पे आप लोगों ने हमला किया, आप मुसल्लह लोग थे आपके पास कालादम तंजीमों के लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा वो किया और फिर मजबूर हो के पुलिस ने आप पे फायर। देखिए, जब हम मज़लूम है तो फिर हमारे साथ जो नाजायज़ी हुई है, सबसे पहले जितना ये नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। दूसरा ये कि हमारे को आए दिन 2016 में भी
यहाँ पर किसी बिल्डर ने आके इसी तरह पे हमला करवाया था। हमें मुकम्मल तर्ज दिया जाए और वो रेगुलराइज करके लीज करके, ताकि हमें हमारी माएँ बहनें बच्चे जितने रहे और वो उस खौफ के आलम में निकल जाए। ऐसा ना हो कि फिर कोई बिल्डर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट लेके आके ये मेरी मिल्कियत है। तीसरी ये है, हमारे जितने ज़ख्मी हुए हैं उनको गवर्नमेंट मुआवजा भर के दे दे। तीसरी ये है कि जिन्होंने ये कार्रवाई की है उन पे FIR काट के उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो है यहाँ पर आके लोगों से कम कोई हाल पुरसा तो हो। ये शाबा से हमारे जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी हमारे बिरादर्स हैं, वो आकर हमें आके आथत भी दिए, भाई आप घबराओ नहीं, आज पूरी सिंध हमारे साथ करिए। हम तब तक ये कैंप नहीं हटाएंगे जब कोई हुकूमत का अहम नुमाइंदा, अगर सीएम नहीं आता है तो कम से कम जिम्मेवार मिनिस्टर भेजे, वो हमसे बातें करें, हमारे मुतालबे तस्लीम करें। आपने तमाम सूरत हाल तो देखी, लेकिन असल कहानी अरबों रुपए की है। चूँकि अब ये पूरा एरिया जो है ये इस तरफ शाह इनायत गोट है, चैपलसन सिटी है, और साथ में बहुत बड़े बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट हैं। तो इस वजह से ज़मीन का एक टुकड़ा भी अब लाखों करोड़ों रुपए का बन गया है। एक बिल्डिंग की ज़मीन भी करोड़ों रुपए की है। इस वजह से सारी कहानी है। और यहाँ पे इस वक्त बताया ये जा रहा है कि 6-7 अरब रुपए की कहानी है, जिसके लिए 1 अरब रुपया अदायगी भी कर दी गई थी कि ये आप हमें खाली करा के देंगे। सिस्टम को 1 अरब रुपए दिए गए कि इसको खाली कराने के, और 30 जुलाई तक वो खाली कराना था, लेकिन खाली नहीं हो सका। हमने जो अपनी ज़राए से जो मालूमात ली है उसके मुताबिक अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। वज़ीर आला सिंध ने इस पे नोटिस ज़रूर लिया, लेकिन मकामी लोग अभी भी कैंप लगा के एहतजाज पर बैठे हैं। मैंने लोगों से पूछा कि आप कब तक इसको ख़त्म करेंगे, तो कहा गया कि हुकूमत का कोई ज़िम्मेदार वज़ीर यहाँ पर आएगा जब तक वो यकीन दिलाएगा कि अब आइंदा इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं होगा, और जो नुकसान हुआ उसका अजाला किया जाएगा, और जो पुलिस ने लोगों पे जुल्म किया या लोगों पे जो तशद्दुद हुआ उसका अजाला किया जाए। जो अफसरान इसमें मुलविस थे उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल कार्रवाई की जाए। तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। तो बहरहाल ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी गोट समेत कई गोटों के इस तरह के मसाइल मौजूद हैं स्कीम 33 में, लेकिन इस गोट का बुनियादी मसला ये है कि हुकूमत ने खुद ही इसको लीज़ कर के दिया। बताया जा रहा है कि जी वो कुछ लोगों ने कहा है कि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ यूनियन की कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़मीन थी, लेकिन मकामी लोग इससे इनकार कर रहे हैं। अगर ये ज़मीन थी भी तो सही, लेकिन जब 2012-13 में इसको लीज़ मिल गया तो बात ख़त्म हो गई। गवर्नमेंट ने लीज़ दिया, फिर अनलीज़ किया गया, फिर डिप्टी कमिश्नर का लीज़ दिया गया 30 साल। तो अभी भी ये गोट कानूनी है, लीज़ है, इसके मुख्तलिफ ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक को गिराने की तैयारी है, कमर्शियल बिल्डिंगें गिराई गई हैं, लेकिन बहरहाल ये मामला अभी तक चल रहा है। और आज हमने आपको पहली बार मेरा ख्याल है हमराज टीवी ने इस पूरे मामले का बड़ी तफसील से इसको किया। अफसोसनाक बात है कि पुलिस ने सहाफ़ियों पे मुकदमा दर्ज किए, सियासी कारकुनों पे, और ये इल्ज़ाम लगाया कि जी कालादम तंजीमों के। अब सिंधी जितने भी हैं कौम परस्त, क्या सभी कालादम तंजीमों से थोड़े ही हैं मेरे भाई। सिंधी कौम परस्तों में यहाँ पे सिंध यूनाइटेड पार्टी के लोग मौजूद हैं, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मौजूद हैं, कौमी अवामी तहरीक के मौजूद हैं, जस्कम के लोग मौजूद हैं, अवामी तहरीक के लोग मौजूद हैं, दीगर जमातों के सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी शख्सियात इस कैंप पे मौजूद हैं। तो आप क्या सारे सिंधी जो हैं वो कालादम तंजीमों के लोग होंगे क्या? ऐसा नहीं है। ये बहरहाल पुलिस जब फंस गई थी, जब पुलिस के ख़िलाफ़ एक्शन होने लगा तो उन्होंने एक FIR दाखिल कर डाली। तो बताया जा रहा है 5-6 FIRs ऑलरेडी इस गोट के मामले पे दर्ज हैं। सो बहरहाल कहानी आपने सुनी, ये कहानी थी स्कीम 33 ज़िला ईस्ट में अब्दुल्ला शाह गाज़ी गोट की, जो आमतौर पे गाज़ी गोट कहा जाता है। आपने सुनी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी आरा से मुझे ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम राज की बात आजिज़ जमाली के साथ सिर्फ और सिर्फ हमराज न्यूज़ पर।